नमस्कार, विंध्य फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं रीवा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर राजेंद्र शर्मा। रीवा शहर को लेकर, उसके विकास को लेकर आपका एजेंडा क्या है? देखिए, रीवा शहर में पिछले विगत 20 वर्षों में रीवा शहर की बहुत दुर्गति हुई। जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की जब प्रधानमंत्री थे तो देश में जब धनागमन हुआ, देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ी, तो रीवा में पैसे की बर्बादी की गई। सड़कों को बार बार बनाया गया, बार बार खोदा गया, कॉन्ट्रैक्टर्स आए, सीवर लाइन के प्रोजेक्ट्स रोड में डाली और फिर आधा काम छोड़ के भाग गए, रोड भी खोद के भाग गए। तो मेरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो 4 क्षेत्रों में। पहली चीज़ तो जो रीवा का अधोसंरचनात्मक विकास है, जो मुख्य सड़कों तक सीमित हो गया है। मुझे नगर के 45 वार्ड और अपनी सारी पंचायतों के अंतर्गत अंदर का विकास करना है। उनको सड़कें देना है, उनको नालियाँ देना है, उनके पानी की जल निकासी देनी है, उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। सबसे बड़ा चैलेंज और प्राथमिकता मेरी ये है। इसके अलावा रीवा की एक बहुत बड़ी समस्या जो आ गई है कि मैं जब पढ़ा करता था तो जितने स्कूल थे, मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, मार्तंड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, लड़कियों का एसके स्कूल, पीके स्कूल, जितने स्कूल थे वही आज भी हैं। कोई भी नया स्कूल नहीं बना, कोई भी स्कूलों में फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ी। हमारा जो व्यक्ति प्राइवेट शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकता वो कहाँ जाए? उसके लिए कोई विकल्प तो होने चाहिए। उसको शासन के अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना तो उस शासन का काम है। शासन तो होता ही, जो सरकार होती है जनता के लिए होती है, इसीलिए तो लोकतंत्र है। और इन बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरी प्राथमिकता है कि रीवा में स्कूली शिक्षा के लिए पहले तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं, अभी के स्कूल हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, उनमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जाए। दूसरी बात, कुछ नए स्कूल खोलो। मुझे लग रहा है सबसे पहला जो मेरा प्रयास होगा कि रीवा में एक अच्छा एक्सेलेंस स्कूल बॉयज़ के लिए खोलूँ, फिर एक अच्छा एक्सेलेंस स्कूल लड़कियों के लिए खोलूँ। इसके अलावा फिर मेरी प्राथमिकता है रीवा का कॉलेज एजुकेशन। कॉलेज एजुकेशन का भी अपने आप में यहाँ गिरावट आई है। टीआरएस कॉलेज, साइंस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये पहले भी हुआ करते थे जब हम पढ़ा करते थे। आज से 40 साल पहले यही कॉलेज होते थे, आज भी वही कॉलेज है। जनसंख्या 10 गुना बढ़ी और इस कॉलेज एक भी नहीं बढ़े। तो आखिर बच्चे जाएं कहाँ पढ़ने? प्राइवेट कॉलेजेस में भाग रहे, वहाँ शिक्षा हो नहीं रही। रीवा में कोई इस तरह कॉलेज नहीं है। आप अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में पता नहीं कितने कॉलेज हैं। ये कैसा रीवा का विकास किया है इन्होंने? इनको कोई लेना देना नहीं कि बच्चे पढ़ें लिखें और डेवलप हो। हमारे यहाँ छोटे छोटे डिग्रीज के लिए लोग बाहर भाग रहे हैं। आप समझ रहे हो, एक बच्चा जब अपने घर में पढ़ता है तो जो पढ़ाई 5,000 रुपये महीने में होती है, वो पढ़ाई जब वो बाहर जाता है तो 25,000 रुपये महीने में होती है, 20,000 रुपये महीने में होती है। एक मिडिल क्लास कैसे अफोर्ड करेगा? किसी के 2 बच्चे हों और दोनों का इंजीनियरिंग में हो जाए, इसको आप उपलब्धि कहेंगे कि उसके लिए समस्या कहेंगे? अगर उपलब्धि है तो वो बेचारा बाहर जाके पढ़ने लगा। पिताजी को मिलती है तनख्वाह 50,000 रुपये, बाहर का खर्चा है लड़के का 20,000 रुपये, दोनों का 40,000। वो क्या करे 10,000 में? तो ये सब कौन सोचेगा? सरकार नहीं सोचेगी, जनप्रतिनिधि नहीं सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे, बुद्धिजीवी नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? तो मेरी प्राथमिकता है कि रीवा में कॉलेजिएट एजुकेशन डेवलप करना। एक हम यहाँ का जो टीआरएस कॉलेज है, जो मल्टी डिसिप्लिन कॉलेज है, उस स्तर का एक एक्सेलेंट कॉलेज यहाँ खोलें, कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस रहेगा वो। एक ऐसा ही हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलेंगे। दूसरी चीज़, हमारे जितने शिक्षण संस्थान हैं वो सब कोर ऑफ द एरिया में है, हमारे रीवा के केंद्र में स्थित है। और रीवा बहुत फैल गया। लड़कियाँ 10-10 किलोमीटर दूर से साइकिल पे आती हैं यहाँ क्लास अटेंड कर। हम ये चाहते हैं कि हम अपने पूरे शहर को डिसेंट्रलाइज करें, इसका विकेंद्रीकरण करें, इसका फैलाव करें। जो जन सुविधा होती है, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इसके अलावा जो आपके और फैसिलिटीज़ होती हैं वो दूर दूर तक पहुँचे। हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं कि वो भाग भाग के रीवा के केंद्र में आए। इससे 2 समस्या होती है। पहली समस्या तो ये होती है कि यहाँ ट्रैफिक कंजेशन जनरेट होता है, यहाँ का डेंसिटी बढ़ती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके लिए वो आना जाना, सुरक्षित तरीके से आना जाना, ये भी एक समस्या है। तो मेरी प्राथमिकता जितना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है
उतनी प्राथमिकता कॉलेजिएट एजुकेशन भी है। ये मेरी 2 प्रायोरिटीज हुई। तीसरी चीज़, रीवा का हमारा युवा बेरोजगारी से बहुत फ्रस्ट्रेशन उसमें जनरेट हो गया है, कुंठित हो गया है। और ये जो मेडिकल नशा, ये तो मेरे ख्याल से पूरे आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रीवा में। तो ये जो मेडिकल नशा है, इसके खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की जरूरत है। वो काम मैं रीवा में करूँ, और मुझे लगता है कि 5 वर्षों में मेरे को ये सब कामों को पूरी तरीके से आकार देना है, शेप देना है। एक बड़ा चैलेंज मेरे लिए भी है, पर मैं अपने साथियों के साथ और रीवा की जनता के सहयोग के साथ, कांग्रेस के लोगों के साथ, और मेरी जो हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले कमलनाथ जी बहुत ही विजनरी व्यक्ति हैं, उनके विज़न को साथ में लेकर, और उन्होंने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि वो रीवा ज़िले को बहुत कुछ देंगे। इसलिए मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ये काम कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन विंध्य में है। तो ऐसे में ये जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, और आम जनता जो है उनको इसका कहाँ तक फायदा मिला है? बिल्कुल, देखिए, आपने जो बात कही वही मेरी बात का केंद्र है कि हमारे यहाँ जो विकास चल रहा है उससे पब्लिक तो बाहर है, लोग तो बाहर। विकास जो है जिन लोगों के लिए होना चाहिए उनके लिए ना होकर विकास तो कहीं और हो रहा है। मेरा अवधारणा है, जो मैंने विकास सोचा है, जो मैंने विकसित रीवा की परिकल्पना की है, वो जनता का विकास है, वो जनता के लिए विकास है। उसके घर के बाहर वो निकले तो उसको ऐसा लगे कि मैं विकसित क्षेत्र में रहता हूँ। ऐसा होना चाहिए अधोसंरचनात्मक विकास। जब वो कॉलेज के लिए पढ़े, स्कूल के लिए पढ़े, तो उसे लगे कि मेरे यहाँ इस कॉलेज और स्कूल का स्तर अच्छा है। जैसा जब हम पढ़ा करते थे 70s 80s में, तो जो वातावरण था वो हमें वापस चाहिए कि रीवा एक शिक्षा का केंद्र था मध्य प्रदेश में। अभी जो रीवा का विकास हो रहा है, पलायन जो आप बोल रहे हो ना, पलायन का कारण ये, देखिए, बच्चा स्कूल पढ़ना है, थोड़ा भी पढ़ने में अच्छा है तो कोटा भागो, यहाँ कुछ नहीं है। कॉलेज उसको चाहिए, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो रीवा में कॉलेज नहीं है। किसी तरीके से रीवा वो बाहर से पढ़ के लौटना चाहे तो उसके लिए नौकरी नहीं है, उसको काम करने के ऑप्शंस नहीं है। अल्टीमेटली वो अपना फ्यूचर बाहर ढूंढता है, और जब बाहर ढूंढता है तो आप जानते हो आजकल छोटे परिवार होने लगे, न्यूक्लियस फैमिली होती है। अब जब छोटी फैमिलीज हैं तो उनमें बच्चे क्या होता है कि जब खुद बाहर रहने लगते हैं, धीरे से वो अपने पेरेंट्स को भी बाहर बुला लेते हैं। पेरेंट्स ओल्ड एज हो जाते हैं, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। दे नीड्स कि वो, उनको ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे के साथ हम रहें, और वो फैमिली बाहर चली जाती है। और धीरे से यहाँ अपनी जो एसेट्स होते हैं, जगह ज़मीन गांव होता है, उसको बेच देते हैं, या उनके गांव ज़मीन इधर उधर किसी कोई हड़प लेता है। इस तरीके से रीवा का एक अच्छा परिवार बाहर चला जाता है। ये है पलायन की कहानी। ऐसा विकास जिससे जनता कोसों दूर है, उस विकास पे आप पैसा बर्बाद करके कर क्या लो? मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि रीवा किस तरीके से एक वार्ड विकसित नहीं है, अंदर लोग बजबजाती नालियों में रह रहे हैं। ऐसे में आप एक महत्वपूर्ण सरकारी जमीन को औने पौने दाम में बेचते हो और एक ऑडिटोरियम क्रिएट करते हो, कहते हो हमने कला और संस्कृति के विकास के लिए वो ऑडिटोरियम बनाया। आप उसके नाम पर चुनाव में वोट मांग रहे हो। वो ऑडिटोरियम को रीवा का कलाकार प्रस्तुति के लिए हायर ही नहीं कर सकता। उसकी शुल्क होती है 65,000 70,000 रुपए, उसके खर्चे आते हैं 1 लाख रुपए। अब एक जो तबला वादक है, एक हारमोनियम और सितार बजाने वाला, वो पहले हारमोनियम और सितार की एक्सरसाइज करे कि वो उस ऑडिटोरियम की शुल्क के लिए कहीं भीख मांगे, किसी स्पॉन्सर को ढूंढे। तो इसकी क्या पॉलिसी? उसमें शादियां होती हैं, वो तो विवाह घर है। मैंने उसको कभी ऑडिटोरियम के नज़र से नहीं देखा। मैं कहता हूँ कि रीवा का सबसे अच्छा विवाह घर है, इट्स ए मैरिज गार्डन। और उसका प्रयोग भी रीवा में ऐसा हो रहा है। कला का प्रयोग करते तो मुझे कभी दिखा नहीं। और इसी तरीके के विकास हो रहे हैं। आपने कहा कि हम बना रहे हैं इको पार्क, उसमें आपने चंद झूले वूले लगा दिए और उसकी टिकट लगा दी 100 रुपये। अरे जिस शहर में लोगों के लिए कुछ नहीं है, उसमें पार्क का पैसा दे के लोग जाएंगे। अच्छा, फिर अन्यंत्र कोई फ्री का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। रीवा का जो हृदय स्थल था, सिविल लाइन्स, जो यहाँ का ग्रीन एरिया था, जिसमें लोग सुबह घूमने जाते थे। अंग्रेजों के ज़माने के बेंगलोर बने थे, 1-1 एकड़ में बंगले थे, छोटे छोटे घर बने हुए थे,
कैंपस में पूरी ग्रीनरी थी, रोड के किनारे पेड़ लगे थे। आपने पूरा उसको तोड़ ताड़ के कंक्रीट का जंगल बना दिया। आपने हमारा लंग्स ही डैमेज कर दिया। रीवा का फेफड़ा खत्म हो गया जो हमको घूमने की जगह दिया करता था। तो ये इस तरीके का विकास जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है, वो विकास के कोई मायने नहीं है। मेरा जो अवधारणा है वो विकास जनता के लिए है, उसका जनता से सरोकार, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप इंजीनियर हैं, आपने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई भी की है और इस कॉलेज के डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने की बात सामने आई, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक शगुफा। कैसा शगुफा? हमारे रीवा के जो नेता हैं वो उन्होंने उस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 162 एकड़ जमीन थी, उसकी 12 एकड़ ज़मीन तो अतिक्रमण में चली गई। आपने उसकी 12 एकड़ ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराई, आपने सरकारी अतिक्रमण कर लिया उसमें। आपने उसमें प्रधानमंत्री आवास बना दिया। आप 35 एकड़ में आपने कोर्ट शिफ्ट कर दिया, वहाँ ले जाके आपने माखनलाल विश्वविद्यालय बना दिया। तो कहीं आप उसको यूनियन बैंक को देने की बात करते हो। आखिर इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ जब आपने उसके पूरे रिसोर्स ख़त्म कर दिए, किसी भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए? लैंड। स्टार्ट तो लैंड से होता है। मान हमारे जो विद्वान बुजुर्ग रहे होंगे नेता, यहाँ के लीडर्स, उन्होंने उसको 160-70 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, आप उसकी 100 एकड़ ज़मीन लिए ले रहे हो। ये क्या है? अब सवाल इस बात का है कि जब वहाँ चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ रैंक के लोग धरने पे बैठने लगे, जब रीवा का अधिवक्ता वहाँ धरने पे बैठने लगा, जब कॉलेज के स्टूडेंट हड़ताल पे आ गए, ये चर्चे हो गए कि इंजीनियरिंग कॉलेज को बर्बाद कर दिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज की एक वॉइस क्रिएट हुई, हड़तालें हुई। जब ये हुई तो इन्हें लगा कि अब हमसे गलती तो हुई, काम तो खराब किया, अब क्या करें? तो इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी। अरे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या मतलब, क्या रखता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का? कैसे करोगे आप? आपका क्या कंसेप्ट है? आप सोच रहे हो कि जिस तरीके से आपने विकास के नाम पे लोगों को छला, वैसे ही आप कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ दोगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, तुम किसी जाहिल से नहीं बात कर रहे हो, किसी जाहिलों के लिए आप कोई घोषणा नहीं कर रहे हो, आप इंजीनियर्स के लिए कर रहे हो। इंजीनियर्स वो होते हैं जो निर्माण करते हैं, वो देश का निर्माण करते हैं। तो इंजीनियर्स तो हमेशा सलूशन प्रोवाइड करता है। इंजीनियरिंग का नाम है प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करना। ये जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ किया है वो अक्षम्य अपराध है, उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। शिल्पी प्लाजा की बात हमेशा सामने आती है, आपने एक रास्ता दिखाया। इस बीच में जो शहर की स्थिति है, सड़क बनती है, कुछ दिन बाद फिर उस सड़क में एक नई सड़क बन जाती है, नालियों में पानी भरा हुआ है। इन सब को लेके आपका क्या कहना है? जो शिल्पी प्लाजा परिसर है, ये देखिए अपनी बिल्डिंग की खूबसूरती या बिल्डिंग की प्लानिंग के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ये तो उसका वो असर है जो आपको दिखाई देता है। एक्चुअल शिल्पी प्लाजा परिसर की इतनी प्रसिद्धि और उसको विकास का मॉडल मानने की वजह है कि वो योजना बिल्टअप एरिया में नहीं थी, वो योजना थी 20 एकड़ के विकास की। अगर आप तो कभी रीवा में नहीं रहे होंगे, कभी आप मेरे से फुर्सत के चुनाव के बाद समय निकालना, तो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स दिखाऊंगा कि कैसा था पहले और क्या बना दिया हमने। उसमें रोड्स बनाई गई, उसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज जनरेट किया गया, उसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, ओवरहेड वायर झूलते थे जो आंधी में टूट के ज़मीन में गिर जाते थे, उन सब की जगह हमने अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू की। 5 हाई मॉस्ट लाइट लगाई, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स गिरे पड़े पूरे मैदान में चित्रे पड़े थे, उनको बिल्टअप एरिया उनका घटा के उसको मल्टी में कन्वर्ट किया। जो खुला क्षेत्र इसके बदले में हमें प्राप्त हुआ, उससे हमने रोडों की चौड़ाई बढ़ाई, ग्रीनरी जनरेट की, और हमने एक पार्किंग क्षेत्र निकाला 70,000 स्क्वायर फीट का, जो यहाँ से वेंडर डिस्प्लेस हुए थे। जब हमने ये प्रोजेक्ट किया तो इसके सामने एक दुकान, एक बाउंड्री वॉल बनी थी, उसके अंदर सरकारी ऑफिस थे। बाउंड्री वॉल के सहारे घूमटी लगी थी छोटी छोटी, बहुत सारे वेंडर, कोई पान की दुकान, कोई पंचर की दुकान, ये सब चलाया करते थे। हमने उनके लिए 104 छोटी दुकानें बनाई। हमने वो एक प्रोजेक्ट था जो रियल सेंस में रीडेंसिफिकेशन था, जो रीवा के घनत्व को परिवर्तित करने वाला था, उस स्थान के घनत्व को। उसका इम्पैक्ट है जो शिल्पी प्लाजा को लोग विकास मॉडल बोलते हैं।
अगर कोई भी बिल्डर अपनी जमीन पे एक मल्टी क्रिएट करता है तो किसी भी तरीके से विकास का मॉडल नहीं होती। विकास का मॉडल वो तब होती है जब उससे जनता जुड़ती है। इसमें जनता कैसे जुड़ी? जनता को चौड़ी सड़कें मिली, जनता को 104 छोटी दुकानें मिली, एक पुराना पार्क वहाँ पड़ा हुआ था, दम तोड़ रहा था, उसको उसमें हमने रोलर कोस्टर, बेबी ट्रेन जैसे इक्विपमेंट लगाए, हमने वहाँ मूवमेंट किया, चौपाटी के लिए एक स्थान निर्धारित किया कि जहाँ चाट की चौपाटी लगने लगी। नहीं तो सड़कों के किनारे में रीवा में ठेले लगते थे, लोग सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके खाते थे और हॉर्न पीछे से बजता था तो पहले गाड़ी हटाते थे, वो स्थिति थी। हमने एक प्रीमाइसेस क्रिएट किया जो चाट की दुकान बनी, घंटा घर के अंदर से गाड़ियाँ निकलती थी और बड़े वाहन नहीं जा पाते थे, और 8 फीट का घंटा घर की ओपनिंग थी। हमने घंटा घर को रोटरी बनाया, बीच में रखा, उसके दोनों तरफ 30-30 फीट की सड़कें निकाली, उसको तोड़ने की हमने कीमत अदा की। वहाँ जो हमने ब्रिगनैनी एम्पोरियम जो टपरे में लगता था उसको तोड़ा तो उसको डबल स्टोरीड एक शानदार बिल्डिंग बना के दी। ये सब उसकी फैसिलिटी थी जिसने उस प्रोजेक्ट को विकास मॉडल बनाया, और असर वो नाम उसका शिल्पी प्लाजा बन गया, क्योंकि शिल्पी प्लाजा उसका मेन, एक तरीके से कहिए मेन आइटम था, वो दिखा जी। पर असर तो वो 20 एकड़ के सौंदर्यीकरण का था। 20 एकड़ की फैसिलिटीज जो जनरेट हुई उसका असर था जिसने इसको विकास बनाया। आज जो रीवा में डेंसिफिकेशन हुआ वो बेसिकली बार्टर है, एक्सचेंज ऑफ लैंड। देखिए शिल्पी प्लाजा परियोजना जो थी उसने रीवा की फेस लिफ्टिंग की, रीवा का चेहरा सुधारा। रीवा हमें पुराने दिन याद है, यहाँ शादियों की परचेजिंग करने लोग सतना और इलाहाबाद जाते थे। आज उल्टा है, आज रीवा विकास में सतना से आगे, आज रीवा विंध्य का विकास का सेंटर बना हुआ है। सिंगरौली से लोग शिल्पी प्लाजा में शॉपिंग करने आते हैं। सिंगरौली सीधी शहडोल के लोग जो पहले रायपुर जाते थे अब वो रीवा आते हैं। सतना के लोग रीवा आते हैं, जो पहले सतना के लोग जबलपुर जाया करते थे। आज रीवा एक शिल्पी प्लाजा के कारण एक आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन गया। ये रीवा के लिए बहुत बड़ी बात है, और इस किस्म के कार्य जो है जो जनता को जोड़ते हैं विकास से, वही विकास के मॉडल बनते हैं। रीवा में एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता रही, 20 साल से नेतृत्व रहा, उनके विषय में क्या कहते हैं आप? देखिए पहली चीज़ मैं बताऊं कि शिल्पी प्लाजा परिसर के अलावा मेरे कई आवासीय कॉलोनी, पर वो तो रीवा में विकास के मॉडल नहीं माने जाते, क्योंकि उससे उतने ही लोग जुड़े हैं जो उसके अंदर रहते हैं। जो उसके बाहर रहता है वो कैसे उससे जुड़ेगा? कभी कभार किसी से मिलने जाता हूँ, ये है कहानी। आज जो ज़मीनें बन रही हैं, आज का जो रीडेंसिफिकेशन है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ लैंड है, बार्टर है। आप उसको ज़मीन दे के उससे कुछ फैसिलिटी करवाते हो, क्रिएट कराते हो। जो फैसिलिटी आप क्रिएट कराते हो वो जनता के काम की नहीं रहती, और जिसको आप बिल्डर को जो ज़मीन दे देते हो वो तो क्या बनाएगा? 200 दुकान बनाएगा, 500 फ्लैट बनाएगा, तो उससे तो उतने ही लोग बेनिफिशियरी है ना जो उसमें रह रहे हैं। उससे आम जन को कैसे जोड़े जाए? आम जन को जोड़ेंगे नहीं जब तक आप, तब तक वो विकास का मॉडल नहीं कहलाएगा। अब इसमें जब आप एक्सचेंज ऑफ लैंड करते हो तो इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो कि वो ज़मीन की बाजार मूल्य क्या है, वो बाजार मूल्य तुमने लिया कैसे। अब यहाँ तो जो रीडेंसिफिकेशन चल रहा है उसमें मैं आपको एक ऑडिटोरियम, उसके सामने मैंने मेडिकल मॉल का किस्सा सुनाता हूँ। इन्होंने एक 24 करोड़ रुपए की 60-65 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन दी बिल्डर को। वो आपने गाइडलाइन का रेट उठा लिया, आपने उस पर मार्केट रेट नहीं बात की, आपने केवल टेंडर इनवाइट करने में एक्सपीरियंस बिल्डर्स को इनवाइट किया। 2 लोग आए, एक को टेंडर मिल गया, एक ने उसकी वैल्यू डाल दी 24 करोड़ 1 लाख, एक ने डाल दी 24 करोड़ 50 हज़ार, एक को मिल गया जिसका कम था, फिक्सिंग थी टेंडर की। इसके बाद आपने वो फैसिलिटी बनाने के लिए जो पैसा लिया वो उसको पहले ज़मीन का आधिपत्य दे दिया, उसने उसमें बिल्डिंग बनाई, बेचा, और बेच के उसने आपकी जो फैसिलिटी है वो बना रहा है। पहली चीज़, आपने बिना पैसा लिए उसको आधिपत्य दे दिया। दूसरी चीज़ गलती, दूसरी बात यह है कि आपने जो फैसिलिटी बनाई उसका ठेका उसको दे दिया। तो 24 करोड़ में जो उसने फैसिलिटी बनाई, हो सकता है उसकी बेसिक कास्ट 18 करोड़ थी, उसने 5 करोड़ वहाँ कमा लिया, और धीरे धीरे बनाया उसने आपकी फैसिलिटी। अब इसके बाद तुमने कहा तुम चलाओ भी,
और चलाने का कोई रेट नहीं निर्धारित किया आपने, तो उसने तय कर लिया कि नहीं हम तो शादी कराएंगे उसमें। ऑडिटोरियम बना रहे हो, कला एवं संस्कृति के लिए बढ़ावे को दे रहे हो, उसमें शादियां हो रही, वो उसके लिए एक आय का स्रोत बना दिया आपने। मतलब एक ही प्रोजेक्ट में आपने 4 टाइप के गड़बड़ियां की, अनियमितता की। आप क्या सोच रहे हो? हमारे जैसे लोग इसको बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो क्या शहर में बात नहीं फैल रही? ये सब चर्चाएं हैं लोगों के बीच में, और जिनके लिए आप कह रहे थे कि जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब वही तो कर रहे हैं, करने वाले तो वही थे, और जनता को मालूम है। इसलिए वो विकास पुरुष, अब उनके लोगों ने उनका नाम रख रखा, जनता ने विकास पुरुष नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है, रीवा में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, रीवा में कोई मध्य प्रदेश से अलग कहानी नहीं है। इनफैक्ट विंध्य में हालात पूरे मध्य प्रदेश से एवरेज बेटर हैं, अच्छे हैं। इसका एक कारण कि विंध्य के व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, सबसे अधिक प्रभावित हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से। और क्योंकि विंध्य में जो पिछली बार जो सफलता मिली बीजेपी को, तो बीजेपी ने, उनके नेताओं ने उसको ग्रांटेड मान लिया कि विंध्य में तो हमारा सब बन गया, हमारा वोट ही वोट है ना, हम तो विकास पुरुष हैं, हम तो फलाने पुरुष हैं। इन्होंने सबने ये जरूरत ही नहीं समझी कि हम जनता से कोई सरोकार रखें, जनता की समस्याओं को हम दुरुस्त करें। विंध्य में जो मैं तो जिला अध्यक्ष भी था, रीवा और मऊगन जिला मिला के हमारे यहाँ 8 सीटें। मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 8 में 8 सीट हम चुनाव जीते। यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या सरकार में आप मंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए, हम दावेदार में अपनी इच्छा से तो हो नहीं सकता, ये तो नेतृत्व की इच्छा है कि किसको क्या जिम्मेदारी देता है। मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा मुझे सहज कबूल। मेरे को एक बात से मतलब है कि मुझे अपना रीवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सरोकार रखना है, उनके लिए काम करना है, जिनसे मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद मिला कि एक बेहद साधारण परिवार का एक डॉक्टर का लड़का आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उसमें रीवा वासियों के स्नेह आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान है। लाडली बहना एक योजना आई, उसके बारे में पहले कांग्रेस पार्टी ने बात की थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लाडली बहना योजना, इसको तो जनता अच्छी तरीके से समझ गई। आप एक सर्वे आता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 80 से 85 सीट मिलेंगी, और सीएम को ऐसा लगता है कि अब हमारी धरती तो यहाँ से सरक गई, तो उन्होंने आनन फानन में बहनों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की घोषणा कर दी। हमारी बहनों को चुनाव के ठीक 3 महीने पहले जो झुंझुना थमाया गया वो समझ में आ गया, तो उन्होंने उस पे जो रिएक्शंस आई, उसके बाद अगले सर्वे में इनकी सीटें घट गई, तो मुख्यमंत्री ने फिर बोली लगा दी कि अब हम इसमें 250 रुपये प्रति माह देंगे। पर जनता को ये समझ में आ रहा है कि तुमने जिस 18.5 साल के अपने राज में जिस बहन की चिंता नहीं की, अचानक से 3 महीने पहले सर्वे आने के बाद आपको कैसे चिंता होने लगी उसकी। उनको समझ में आ गया कि ये जो कर रहे हैं, मामा जो भैया बने हैं, ये चुनाव के चक्कर में बने। इनको लग रहा है कि इनकी सीट जाने वाली है, इसलिए इन्होंने ये सब काम किया है, आनन फानन में घोषणा दी। कांग्रेस ने बात की, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक रियलिस्टिक ग्राउंड में है, जमीनी घोषणा पत्र है, वो जिसको आप कहते हैं ना ओरिजिनल है, और जनता की ज़रूरतों पे आधारित है। जैसे कि एक महिला को हम 1500 रुपये प्रति माह देंगे, उसका नाम देखिए हमने क्या रखा है, नारी सम्मान योजना। नारी हमारी जो महिला है वो हमारे घर की इकोनॉमी की पूरी जिम्मेदार है। हमने चुनाव के 3 महीने पहले उसे देने की बात नहीं की, हमने बात कब की है? जिस दिन कमलनाथ जी शपथ लेंगे, पहला चेक महिला सम्मान योजना पे दस्तखत करेंगे, उनका फर्स्ट सिग्नेचर जो है वो महिला सम्मान योजना का होगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। दूसरी बात, हम महिलाओं की चिंता करते हैं, हम मध्यम वर्ग की चिंता करते हैं, हम गरीब की चिंता करते हैं। ये हमारे घोषणा पत्र में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? हम उन्हें 500 रुपये में गैस सिलेंडर दें। ये कहते हैं हम गैस सिलेंडर, कल के घोषणा पत्र में देख रहा था मैं कि 475 या 450 में देंगे। अरे भाई, अभी क्यों नहीं दिए जब तुम्हारे हाथ में सब कुछ था?
तब तुम 1200 रुपये में दे रहे हो, अब बता रहे हो कि हम 475 में देंगे, कहाँ से दोगे? 100 यूनिट तक का बिजली हम फ्री करेंगे, 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आधा आएगा। देखिए कितना व्यवस्थित सोच है। महिला को 1500 रुपये दिया कि वो अपने निजी खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। दूसरी बात, हमने घर खर्च कम किया, बिजली का और गैस का 2 खर्च कम किए। पहली से 12वीं तक आपको कोई फीस नहीं लगेगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पहली से 12वीं तक फीस नहीं देने का मतलब समझ रहे हैं आप? साल की कुछ बचत इसमें हो गई। फिर इसके बाद पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, 9वीं 10वीं वालों को 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये की छात्रवृत्ति। सरकारी दवाई के केंद्र खोले जाएंगे जिसमें 70% सस्ती दवा मिलेगी। 100 रुपये की दवा आपको 30 रुपये में मिलेगी। ये भी तो फैसिलिटी ही है, इससे उनके खर्च घटे। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक का आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आप अच्छे अस्पताल में इलाज कराओगे, 25 लाख रुपए तक का आपको बीमा है आपका। दुर्घटना लाभ 10 लाख तक का। ये हमारे एक आदमी का जीवन आसान करे। किसान की 3 बातें होती हैं, 3 समस्या। पहली खर्च, दूसरी सुरक्षा, तीसरी आमदनी। खर्च, हमने 5 हार्स पावर तक का बिजली का जो पंप होता है उसको फ्री किया, 10 हार्स पावर तक का कनेक्शंस का खर्चा आधा किया। बिजली के खर्चे को नियंत्रित करना है। दूसरी ओर जो हमारे आवारा पशु, ऐरा मवेशी जिस तरीके से फसलों को खाते थे, उसके बारे में सरकार बेखबर थी भारतीय जनता पार्टी की। हमने उसके बारे में सोचा, 2 रुपए किलो हम गोबर खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी कर रही है, उसका बेनिफिट उसे मिल रहा है। वहाँ ऐरा पशु की समस्या खत्म। अब उस खेती का जो उत्पाद है, पैदावार है, उसका हमने मूल्य दिया। गेहूं का 2600 से 3000 हमारी गारंटी है कितना पैसा हम देंगे। धान का 2500 रुपये प्रति क्विंटल हम देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से सोचा, आमदनी बढ़ाई, खर्चा घटाया, फसल सुरक्षित की। ये होता है सरकार जो जनता के बारे में सोचती है। एक मध्यम वर्ग के परिवार का हमने 8 से 10,000 रुपये महीने के खर्चा बचाया। जो 100 रुपये का बिजली का बिल देता था, आप उसे 1000, 1100, 1200 रुपये का बिजली देने लगे। रीवा में तो इन्होंने जबरदस्त, चुनाव के पहले इन्होंने एक और घोषणा की, बड़ी मज़ेदार घोषणा है। 1 किलोवाट तक का बिजली का जो कनेक्शन है उसको फ्री किया। ये उन्होंने काउंटर किया कांग्रेस की घोषणा का। और बाद में इनका दिमाग तो शैतानी है, अंदर तो इनके दिमाग में हमेशा गलत चीज घूमती रहती। तो इन्होंने क्या किया, 93,000 रीवा में जो 1 किलोवाट के कनेक्शंस थे, उनमें से 15-20 हज़ार कनेक्शन छोड़ के बाकी कनेक्शन को 2, 3, 5, 7 कर दिए। तो एक तरफ आप 93,000 को आप फ्री में देने वाले थे बिजली, आपने घटा के उसको 13,000 बदल दिए। ये क्या है? ये मूलतः इनके एजेंडा को बताता है, जिसमें कहीं भी किसान, नौजवान, आम आदमी शामिल नहीं, कहीं भी महिला इनके एजेंडा में शामिल नहीं। महिला सशक्तिकरण की आपसे बात करते हो, आपने महिला को कहाँ सशक्त किया? ना उसको एजुकेशन दिया आपने, ना उसको आपने रोजगार दिया, ना आपने उसको आजीविका का साधन दिया। आपने केवल चर्चा की उसकी। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल चर्चा करते हैं, बात करते हैं, काम नहीं करते। इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये केवल बातें करते रहते हैं। और एक मैकेनिज्म है इनके पास प्रचार का, प्रोपेगेंडा का, उस मैकेनिज्म का ये लाभ लेते आए आज तक। पर कितने दिन आप इस तरीके का फर्जी प्रोपेगेंडा के सहारे जियोगे? कभी ना कभी तो उसका खुलासा हो गई। ये थे हमारे साथ रीवा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र शर्मा।